इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 3.7 डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है, और एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन मतलब सिर्फ आंसर दे रखा है, स्टेप्स नहीं दिए हुए। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे? आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी फिगर है इसको हम लोग रीड्रॉ करेंगे इस टाइप से। इसके बाद हम खुद से करंट एज्यूम करेंगे, कहाँ कहाँ करंट फ्लो करानी है। करंट कैसे फ्लो कराएंगे देख लो जरा। जैसे कि हमारे पास दो सेल है, पहला सेल 10 वोल्ट की है, दूसरा सेल है जिसकी ईएमएफ है, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 5 वोल्ट दिया। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, देखो जरा, सपोज करते सेल के पॉजिटिव एंड से यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है कि सेल के पॉजिटिव एंड से जितनी करंट फ्लो होगी उतनी नेगेटिव एंड पे भी आनी चाहिए। तो यहाँ से I1 और यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस जंक्शन पे। इस जगह चली जाएगी I2। ठीक है, I1 का कुछ पार्ट I2 चले गया और बचा हुआ पार्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे I1 माइनस I2। ठीक है, फिर ये जो सेल है यहाँ से I3 करंट आ रही है, सोचो यहाँ से I3 करंट आ रही है, यहाँ से I3 करंट और यहाँ से I2 करंट, इस जंक्शन पे दोनों इनकमिंग करंट है, तो कंबाइन करके आउटगोइंग होगी, कितनी होगी, I2 प्लस I3। इस टाइप से आप बना लोगे। फिर जैसे ये करंट इस जंक्शन पे आएगी, तो इस जंक्शन पे तो ऑलरेडी I1 करंट जा रही है, तो I2 प्लस I3 से I1 चले गया, तो बचा हुआ करंट नीचे आएगा। कितना होगा बचा हुआ, तो I2 प्लस I3 करंट से I1 करंट पहले जा चुका है, तो माइनस कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद सेल के पॉजिटिव एंड से जितनी करंट बाहर आती है उतनी नेगेटिव एंड से अंदर जाएगी। आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब देखो जरा, बिल्कुल इसकी तरह मैच हो रहा है। हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखना। ये देखो, मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस पे, सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीन लूप लेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन अननोन है। कौन कौन सा, I1 I2 I3। जब तीन अननोन हो तो हम तीन लूप लेंगे, अगर दो अननोन होती तो दो लूप लेते। ठीक है, और तीन लूप से तीन इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन 3 अननोन, आराम से सॉल्व हो जाएगी। पहला लूप कौन सा लेना है आपको, फर्स्ट लूप ये वाली ले लो। चलो, ये पहला लूप है, ये सेकंड लूप है, और ये थर्ड लूप। फर्स्ट लूप ये, सेकंड लूप ये है, थर्ड लूप ये है। तो फर्स्ट लूप का नाम डालूंगा ABCA। सेकंड लूप कौन सी होगी, ACDA। थर्ड लूप कौन सा होगा, BCDEB। तीसरा लूप, और हम क्या यूज करेंगे, KVL यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो, यहां पे मैंने तीन लूप ले लिया, 1 2 3। मैंने नीचे फर्स्ट लूप, ऊपर वाला सेकंड लूप, तीसरा वाला ये लूप लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं इक्वेशन, देखो जरा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल हो। पहला लूप कौन सा है, ACDA। ACDA, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम ऐसा मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो प्लस से माइनस, तो माइनस 10 वोल्ट। मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आएंगे हम नीचे, जब नीचे आ रहे होगे तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो माइनस माइनस करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, फिर हम यहाँ से घूम के वापस इधर जा रहे हैं। जैसे इधर जाओगे आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, ऑपोजिट होते ही प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वेशन आ जाता है, लास्ट में ये इक्वेशन आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। सेकेंड लूप हम कहाँ लेंगे, ऊपर वाली। ये लूप कौन सा है, ABCA, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। यहां पे भी देखना हम कैसे मूव कर रहे हैं। देखो, आप जब यहां से मूव करोगे या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, जब हम यहां से मूव कर रहे हैं तो फाइनली कहां पहुंच रहे हैं, माइनस से प्लस, तो प्लस। मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो माइनस। फिर यहां से घूम के हम इधर आएंगे, जैसे नीचे आओगे मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस। फिर यहां से घूम के इधर आ रहे, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 जो भी था, जो इक्वेशन 1 था इसको साइड में रख दिया मैंने यहाँ पे, और ये हो गया नया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड लूप लेंगे। कौन सा थर्ड लूप है, BCDEB, तीसरा लूप। और फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, तीसरा लूप। देखो
थर्ड लूप के लिए। कहाँ से मूव करना चाहते हो? मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, ऐसा प्लस से माइनस की तरफ, तो -5 मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन देखो, रेजिस्टेंस के पास देखना होता है। मेरा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रही, करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम, मेरा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन फिर से अपोजिट है, तो प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस, और फिर फाइनली वहीं पहुंच जा रहे, तो इक्वल्स टू 0। ये भी क्लियर होना चाहिए। फिर इस इक्वेशन को, ये जो नया इक्वेशन बना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशन थी 1, 2 और 3, तीनों को एक साथ लिखा, और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के 3 इक्वेशन 3 अननोन हो, आप क्या करना, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना, नया जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर माइनस कर देना, ठीक है। ये ऊपर वाला जो इक्वेशन था वो कौन सा, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस कर दिया। माइनस करते ही आपके पास एक नया इक्वेशन बन के आएगा I2 और I3 के टर्म्स में, जो कि है इक्वेशन नंबर ए, इसका नाम दे दिया मैंने ए। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके इक्वेशन बी बनाएंगे। इक्वेशन 2 और 3 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो जरा, इक्वेशन 2 को क्या करना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 3 को एज इट इज लिख देना, इन दोनों को प्लस करोगे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट होता है और नया इक्वेशन आता है, इक्वेशन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन ए किसके टर्म्स में, I2 और I3 के टर्म्स में, और इक्वेशन बी भी है I2 और I3 के टर्म्स में। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये दो इक्वेशन, इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करना है। जब आप इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करोगे, देखो किस टाइप से सॉल्व किया गया, कुछ नहीं, सिंपली देखो यहाँ पे क्या है 8 था, यहाँ पे भी 8 था, दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दिया गया। माइनस किया तो क्या आ जाएगी, 8I2 इक्वल्स टू 5, 8I2 इक्वल्स टू 5, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8, ये आ जाएगा आंसर 5/8, ठीक है। गलती कहाँ होती है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने में, प्लस माइनस में ही गलती होती है और कहीं गलती नहीं होती है इसमें, ठीक है। I2 की वैल्यू जैसे आई, हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे मैंने इक्वेशन बी में डाला और हम I3 की वैल्यू निकाल लिया। I3 की वैल्यू कितनी आ जाती है 15/8, I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8। इसका मतलब क्या है, आपके पास I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू आ गई, अब हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, मैंने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद I2 और I3 की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू आ जाती है 5/2, जो कि है 2.5 एम्पियर, जो कि है 2.5 एम्पियर। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व किया, सारे स्टेप्स लिख दिया। आप लोग चाहे तो इसका PDF फाइल डाउनलोड करके देख सकते हो उसमें। काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर इसका आंसर नहीं मैच होता है, बुक का गलत है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, NCERT बहुत कम मिस्टेक करती है, ठीक है। अब आपसे कहीं भी पूछ ले करंट, किसी भी ब्रांच में पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाए, जैसे इस ब्रांच में पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है कि AD ब्रांच में पूछ ले, तो आप क्या करोगे, I1 माइनस I2 करके वैल्यू लिख दोगे। इसमें पूछा जाए तो कितना है, I1 तो कितनी वैल्यू आई थी 2.5, ये तो समझ में आ रहा है आपको। I2 की वैल्यू भी पता है, इस ब्रांच में BC में कितनी करंट होगी, CD में कितनी करंट होगी, आराम से निकाल सकते हो। आई होप ये सभी को क्लियर है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे जिसके सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप मैसेज ड्रॉप करना, मैं उसका सोल्यूशन लाके अपलोड करूंगा। थैंक यू।